जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन बेंटर पे। देखिएगा, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग एक बार तो पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। इसके साथ में आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहले एक बार आप लोग लिंक को कॉपी करिएगा, सभी लोग लिंक को कॉपी करिएगा, क्लास को शेयर करिएगा। जब तक आप लोग आज शेयर नहीं करेंगे, एक साथ कम से कम 10 से 15 लोग लाइव नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, तब तक क्लास जो है शुरू नहीं होगी। एक बार आप लोग शेयर करिएगा जल्दी से। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि थोड़ा सा आप मोटिवेशन मेरा बढ़ाते रहिएगा। कंटेंट जो है जीएस और हिंदी के मामले में, हिंदी की क्लास भी शुरू करेंगे बहुत जल्द। इसके साथ में पेट के लिए जो छोटे छोटे स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं, तो 4-4 5-5 मिनट की वीडियो बनाकर उनको भी अपलोड किया करेंगे कम समय में। आप ये मत सोचना कि एक साथ में 2 घंटा यूट्यूब पे पढ़ना है। कम सीमित समय में, जितना कम समय में आप यूट्यूब से प्रश्न उठाओ और उनको बाद में लगाओ, ठीक है, तभी काम हो पाएगा। वरना ये नहीं है कि 4 से 5 घंटा आपने यूट्यूब पे ही बिता दिया, तब भी बहुत समस्या होगी। इसलिए कम समय में जो ज़्यादा अधिक चीज़ें मिला पढ़ा पाए, आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। बताइएगा। तो देखिएगा, जो गंगा नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है इसकी 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और 2510 किलोमीटर जो है ये भारत में रहती है, और 15 किलोमीटर इस कहाँ प्रवाहित होती है? अब तो बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को, बांग्लादेश में गंगा को जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। और जाके अंत में कहाँ अपना जल गिरा देती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ अपना जल गिराती है भैया? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। गंगा नदी जो है वो भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इन 5 राज्यों से प्रवाहित होती है भारत में। और सर्वाधिक लंबाई जो है वो कहाँ से है? उत्तर प्रदेश में है। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा जो होती है वो मैदानी भागों में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो मैदानी भाग में उत्तराखंड में, मैदानी भाग में उत्तराखंड के हरिद्वार से, उत्तराखंड के हरिद्वार से प्रवेश करती है। इसके साथ में उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, और बलिया होते हुए कहाँ चली जाती है बेटा? बिहार चली जाती है, ठीक है। तो पहले प्रश्न का सही आंसर क्या मिल गया आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। बाकी अगर आप लोगों को गंगा की सहायक नदियाँ पता हों तो आप लोग उनको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा कि चाय, कॉफ़ी, मसाले के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा या लेटेराइट मृदा? बताइएगा कि चाय, कॉफ़ी, मसाला, इन सब के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा जो होती है वो सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सही आंसर बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से? तो लेटराइट मृदा हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेटराइट मृदा जो होती है वो ईंट के समान कठोर होती है। क्या होता है? ईंट के समान कठोर, ठीक है। इसके साथ में जो आपकी काली मृदा होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? तो इसको हम लोग रेगुर, क्या कहते हैं? रेंगुर मृदा कहते हैं। इसी के साथ में इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, क्योंकि यह दलदली होती है। स्वतः जुताई वाली, ठीक है, जुलाई लिख गया है यहाँ पर, स्वतः जुताई वाली। और काली मृदा में जो है खट्टे फल, ठीक है, इनका उत्पादन सर्वाधिक होता है। जो जलोढ़ मृदा होती है,
ठीक है। जलोढ़ मृदा, इसमें धान, गन्ना, गेहूँ, इन सब का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके साथ में जो लाल मृदा होती है, इसमें मोटे अनाजों का उत्पादन होता है। किसका होता है? मोटे अनाज। और इसको लाल मृदा काहे होती है ये? तो फेरस ऑक्साइड के कारण ये कैसी होती है? लाल मृदा होती है। ठीक है, लाल होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लाल मृदा कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा दूसरे प्रश्न का कि चाय, कॉफ़ी, मसाले के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो लेटेराइट मृदा जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। आप लोग कहते बिल्कुल तैयार रहिएगा हर चीज़ के लिए। इन क्लासेस से आप लोगों के इतने प्रश्न फंसेंगे, चाहे आप पेट में हो, चाहे कांस्टेबल में हो, इवन आप बिहार पुलिस का भी पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ भी फंसेंगे। केवल बिहार स्पेशल का प्रश्न छोड़कर बाकी सारे प्रश्न मैं सम्मिलित करता हूँ, तो वहाँ भी आप लोगों के प्रश्न फंसेंगे। इवन कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछी जाती है, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये मत समझिएगा कि किसी चीज़ के लिए कोई स्पेशल है। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए जिसमें वन लाइनर जीएस पूछा जाता है, 4 ऑप्शन वाला, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, चलिए तीसरी प्रश्न है हमारी कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है टिटिकाका झील, मराकाइबो झील, विक्टोरिया झील या सुपीरियर झील? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील बेटा कौन सी है? तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर बेटा हो जाएगा टिटिकाका झील। क्या हो जाएगी? टिटिकाका झील जो है वो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है और यह पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर है। और ये कहाँ, किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, इसके साथ में जो मराकाइबो झील है, ठीक है, ये कहाँ पर है बेटा? तो याद रखिएगा मराकाइबो झील जो है यह वेनेजुएला देश में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील। और इवन यही प्रश्न आरओ एआरओ वगैरह में मिलान करने के लिए पूछ लिए जाते हैं ऐसे ही प्रश्न। जो आपकी विक्टोरिया झील है, ठीक है, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और बेटा ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। एक और इससे फैक्ट है बहुत अच्छा सा कि विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस झील से विषुवत रेखा गुजरती है, तो विक्टोरिया झील से जो है वो विषुवत रेखा गुजरती है। इसके साथ में जो सुपीरियर झील है, इसके बारे में तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर है बेटा। और ये कहाँ पर है? तो उत्तर अमेरिका में है। ठीक है, बाकी तीसरे प्रश्न का सही आंसर जो है बच्चा वो क्या हो जाएगा? तो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील जो है वो टिटिकाका झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा में संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? बताइएगा जल्दी से बताइएगा। इसके साथ में अगर लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा। अभी भी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं, तो क्योंकि क्लास शुरू हुई है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए तो देखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो जेबी कृपलानी थे ये मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे।
और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके साथ में संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति। और राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो किसके अध्यक्ष थे? जल्दी से बताइएगा। तो संचालन समिति, ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष थे ये नियम समिति के अध्यक्ष थे। इसी के साथ में ये तदर्थ झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, तदर्थ झंडा समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बाकी जो हमारा प्रश्न है कि संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है हमारा कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया? बताइएगा। क्या मौलिक अधिकार जो थे, मौलिक कर्तव्य जो थे वो हमारे मूल संविधान का हिस्सा थे? तो देखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो थे उनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया बेटा? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ में आप लोग ये भी याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य जो है वो भाग किस में है? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 का में है। ठीक है, अनुच्छेद 51 का में जोड़े गए। किस देश के संविधान से हमने लिए हैं? तो रूस के संविधान से लिए हैं, या यूएसएसआर लिखा हो तब भी सही है। ठीक है, जब लागू किए गए थे तब मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, तो क्योंकि 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, बाकी सही आंसर क्या हो जाएगा 5वें प्रश्न का? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा, छठा प्रश्न है कि निम्न में से किसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की? बिंबिसार ने, उदयन ने, कालाशोक ने, या शिशुनाग ने? बताइएगा कि किसके द्वारा जो है वो मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली को स्थानांतरित किया गया था? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा बेटा? शिशुनाग हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिशुनाग ने जो था वो पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी को स्थानांतरित किया था। ठीक है, अच्छा, शिशुनाग का एक महत्वपूर्ण काम क्या था? तो इसने अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिलाया था। अवंती को जीतकर मगध में मिलाया। ठीक है, इसके साथ में जो बिंबिसार था ये कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक था और सबसे पहले राजधानी इसी ने स्थानांतरित की थी। इसने राजधानी गिरिब्रज से क्या की थी? राजगृह की थी। ठीक है, इसके साथ में बेटा जो उदयन था, उदयन हर्यक वंश का ही अजातशत्रु का बेटा था, मतलब हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु थे, उनका बेटा था। ठीक है, इसने जो है राजधानी जो थी वो क्या बनाई थी? राजगृह से पाटलिपुत्र, राजगृह से पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी बेटा? पाटलीग्राम के नाम से स्थापना की थी अजातशत्रु ने। जो कालाशोक था ना, कालाशोक ने राजधानी को फिर से कहाँ रख दिया था? जल्दी से बताइएगा। वैशाली से फिर से कहाँ ले गया था? पाटलिपुत्र ले गया था। वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया था। इसके साथ में जो कालाशोक है इसी के समय में क्या होती है? द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। क्या होती है बेटा? द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर तो आप लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा कि राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित की थी? तो शिशुनाग ने। ठीक है, चलिए
7वां प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं, वात्सायन है, विष्णु शर्मा है या ब्रह्मगुप्त हैं? बताइएगा। तो देखिएगा, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के जो लेखक हैं बेटा वो विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वात्सायन है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है कामसूत्र। क्या नाम था? कामसूत्र। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो पंचतंत्र। कौन सी है? पंचतंत्र। और जो ब्रह्मगुप्त हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ब्रह्म सिद्धांत। कौन सी लिखी थी बेटा? ब्रह्म सिद्धांत। इनको भारत का न्यूटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का न्यूटन कहा जाता है। और ब्रह्मगुप्त ने ही सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण मान बताया था। सर्वप्रथम जी का मान बताया। ठीक है, किसने? तो भारतीय थे। क्या नाम था उनका? ब्रह्मगुप्त नाम था। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटावा, कानपुर, अलीगढ़, प्रयागराज? बताइएगा। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इटावा में है, कानपुर में है, अलीगढ़ में है या प्रयागराज में है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कानपुर में क्या है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर। बाकी तो और जो चीज़ें आप लोगों को पता हैं उनको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि कई बार पढ़ा चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। इसके साथ में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है। ठीक है, और जो प्रयागराज है तो इसमें उत्तर प्रदेश राज ऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। राज ऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 8वें प्रश्न का? ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 9वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1952, 1956, 1972 या 1980? बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना जो थी बेटा वो 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और 1972 में पर्यटन निदेशालय उत्तर प्रदेश में किसकी स्थापना हुई थी? पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई थी। इसके साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के कितनी धरोहर सम्मिलित हैं? बताइएगा। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश की जो है वो 3 धरोहर हैं। एक तो है ताजमहल, एक कौन सी है? ताजमहल है। दूसरी क्या है? फतेहपुर सीकरी। और तीसरा है आगरा का किला। और इनको कब सम्मिलित किया गया ज़रा बताइएगा आप लोग। इन तीनों को जो है वो कब सम्मिलित किया गया था? तो वर्ष 1983 में। ठीक है, तीनों को ही 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। 3 है, कौन कौन सी? ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। और तब तक चारों देशों की राजधानी भी लिख दीजिएगा। तो देखिएगा, सर्बिया की राजधानी क्या है बेटा? सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। मिस्र की राजधानी है काहिरा। ठीक है,
सूरीनाम की राजधानी क्या है बेटा? तो पारामारिबो है। कौन सी है? पारामारिबो है। और अमेरिका की राजधानी तो सबको पता होगा, वाशिंगटन है। ठीक है। अब आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से कहाँ सम्मानित किया गया? तो सूरीनाम। सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका? जल्दी से बताइएगा। चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्या नाम है बेटा? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये अभी थोड़े दिन पहले भारत भी आए थे, जनवरी माह में। ठीक है, इन्होंने इनको सम्मानित किया। फिर अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ के बाद में गई सर्बिया। तो सर्बिया के भी राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम बता दीजिएगा। तो सर्बिया के राष्ट्रपति हैं बेटा, क्योंकि पूछा जा सकता है आप लोगों से, अलेक्जेंडर बुशिक। क्या नाम है बेटा? अलेक्जेंडर बुशिक। इसके साथ में मिस्र में अभी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। ठीक है, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो राजधानी तो काहिरा है। राष्ट्रपति कौन है जो कि अभी आए थे? ये भी अब्दुल फतेह अल सीसी। क्या नाम था? अब्दुल फतेह अल सीसी। इसके साथ में मोदी जी कहाँ गए थे बेटा? तो अमेरिका भी गए थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा? सी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है कि वर्ष 2023-24 में खरीफ फसल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 2060, 2040, 2183 या 2140? बताइएगा। तो देखिएगा, पिछली बार जो था वो 2040 रुपये था और इस बार 143 रुपये जो है धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा है। तो वर्तमान में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना हो गया है? तो 2183 हो गया है। अगर लेकिन आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई? क्या पूछा जाए? सर्वाधिक वृद्धि किस फसल के लिए की गई? तो सर्वाधिक वृद्धि हुई तिल के लिए। कितनी? तिल में कितनी वृद्धि हुई? 805 रुपये इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल बढ़ा है और अब कितना हो गया है? 8635 हो गया है। कितना हो गया? 8635 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या मिल गया आप लोगों को? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न है हमारा कि खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? मतलब रॉ का प्रमुख किसे बनाया गया है? जनार्दन प्रसाद को, सामंत गोयल को, रवि सिन्हा को या रवनीत कौर को? बताइएगा। 12वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो खुफिया एजेंसी जो रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो नए अध्यक्ष बने हैं बेटा, वो रवि सिन्हा बने हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और वो किसके स्थान पर बने हैं? तो सामंत गोयल के स्थान पर बने हैं। जो जनार्दन प्रसाद हैं, ये क्या बने हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने हैं। ठीक है बेटा। और जो रवनीत कौर हैं, ये कौन बनी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, और पहली बार कोई महिला बनी है। तो इनका नाम जो है आप लोग कतई याद रखिएगा आप लोग सही से। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कंप्यूटर से कि ODBC का पूरा नाम क्या है? ऑपरेशन डेटा बोर्ड कनेक्शन, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डेटाबेस कनेक्शन या ऑपरेशन डायरेक्ट बेस कनेक्शन? बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ODBC का पूरा नाम क्या है? जल्दी से आप लोग बताइएगा, सही आंसर क्या होना चाहिए? 13वें प्रश्न का जल्दी से सही आंसर करिएगा, क्योंकि इसके बाद में 2 प्रश्न और बचे हैं। फिर जो पुरानी क्लास मतलब जो प्रीवियस क्लास हुई थी
उसका रिवीजन भी करना है, तो जल्दी से सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि ईस्ट और मशरूम है, शैवाल है, नग्नबीजी है, फफूंद है, या फिर गांठदार जड़ें हैं, बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। ईस्ट और मशरूम क्या है? तो देखिएगा, ईस्ट और मशरूम जो होते हैं वो बेटा फफूंद होते हैं। क्या होते हैं? फफूंद होते हैं। ये पर्णहारिम रहित होते हैं, ठीक है, और संवहन ऊतक भी रहित होते हैं। इसलिए ये भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। क्या रहते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसके साथ में ईस्ट जो होता है वो किस कुल का है? अगर आपसे पूछ लिया जाए ईस्ट का कुल बताइएगा, तो बेटा ईस्ट का कुल होता है, इसको कहते हैं हम एस्को माइसिटीज। क्या कहते हैं बेटा? एस्को माइसिटीज कहते हैं। और जो मशरूम हो, ठीक है, जो मशरूम होता है, मशरूम किस कुल का है? तो मशरूम जो है वो बेसिडियो माइसिटीज। ठीक है, अगर आपसे कुल पूछ लिया जाए तो, ठीक है, कुल का सदस्य है। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, याद रखिएगा। इनमें पर्णहारिम और संवहन ऊतक दोनों रहित होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और किसका उदाहरण है बेटा? तो फफूंद का उदाहरण है। ठीक है, 14वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 15वां प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या फिर जो है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिएगा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। तो सही आंसर तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए देखो बड़े होते हैं क्योंकि जल में साबुन के घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या होता है? जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। प्रश्न तनाव कम हो जाता है, तो इसीलिए जो बुलबुले के अंदर का दाब होता है वो हमेशा वायु बाहर का जो वायुमंडलीय दाब होता है उससे क्या होता है? अधिक होता है। तो सही आंसर आप लोगों का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारी जो प्रीवियस क्लास थी इसका रिवीजन करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा साहब लोग, ठीक है। फिर हम लोग अपने कल के जो 15 प्रश्न थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग सही सही आंसर बताइएगा क्योंकि पढ़ाए हुए हैं सारी चीज़ें। कि पहला ही प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन के लिए लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट का परीक्षण किया? तो बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन ने किया था। मैंने बताया था इसमें कितने आदमी जा सकते हैं, तो 4 से 7 सदस्य जो हैं वो जा सकते हैं। इसके साथ में एक चीज़ और बताइएगा, चीन की राजधानी क्या थी और चीन के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, मुद्रा भी बताइएगा। दूसरा प्रश्न था हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम गारंटीड आय विधेयक पारित किया है जिससे वह शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है बेटा? तो राजस्थान बना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने बताया था न्यूनतम 125 दिन का कार्य मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तीसरा प्रश्न था कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 23 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को हम लोग विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। और 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? बेटा इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला स्थान किसका रहा है? तो चीन का रहा है। और सेकंड स्थान पर कौन रहा है? तो भारत रहा है, ठीक है।
और इसका आयोजन जो था वो दक्षिण कोरिया में हुआ है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न है कि हाल ही में फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू करने की घोषणा की गई है? तो आवारा पशुओं से सर्वाधिक ग्रस्त जो है वो उत्तर प्रदेश है, तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 6वां प्रश्न था कि हाजदा जनजाति जो कि विलुप्त होने की कगार पर है, यह किस देश में निवास करती है? मैंने बताया था कि इसके सदस्य जो हैं 200 से भी कम बचे हैं, और ये कहाँ पर निवास करती है बेटा? तो तंजानिया देश में निवास करती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न था कि निम्न में से रबी की फसल नहीं है, तो मतलब खरीफ की फसल होगी, तो खरीफ की फसल कौन सी है बेटा? कपास है। इसके साथ में और कौन सी है? धान है, मूंगफली है, ज्वार है, बाजरा है, और कौन सी है? ज्वार है, बाजरा है। ये सब किसकी फसलें हैं? तो बेटा खरीफ की फसल है। और अभी खरीफ की फसलों का मैंने न्यूनतम समर्थन मूल्य भी आपको बताया था। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस देश मतलब देश के 4 महानगरों को जोड़ती है? निम्न में से कौन सा महानगर इस परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो मैंने बताया था बेंगलुरु हिस्सा नहीं है। तो चौथा कौन सा हिस्सा है, जल्दी से बताइएगा। तो चौथा हिस्सा है मुंबई। किन 4 महानगरों को जोड़ती है? मुंबई को जोड़ती है। ठीक है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चुनाव संबंधी मामलों के न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है बेटा? तो ये किस में था? अनुच्छेद 329 में वर्णित है। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न था हमारा कि 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो बेटा 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित था। आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण, तो 103वां संविधान संशोधन था। जीएसटी के लिए कौन सा था? तो 101वां था। और भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता जो हुआ था 1974 में, इसके लिए 100वां संविधान आया था। ठीक है, ये 2015 में आया था, ये 2016 में आया था, ये 2018 में, और 103वां कब आता है बेटा? 2019 में। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न था कि भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो बेटा 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 16 अगस्त 1932 को क्या आया था? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को लाहौर जेल में क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ठीक है, 12वां प्रश्न था कि गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो बेटा किसका है? अथर्ववेद का है। इसके जो पुरोहित होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। ठीक है, इसके साथ में अथर्ववेद जो है वो कैसा है? जादू टोना। ठीक है, ये वाला वेद जो है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। और इसको वेद त्रयी में भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। 13वां प्रश्न था कि निसार नामक सिक्के किस मुगल शासक ने चलवाए थे? तो बेटा जहांगीर ने चलवाए थे। चित्रकला का स्वर्णकाल इसके समय को कहा जाता था। इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है बेटा? तो इसका नाम मकबरा जो है वो लाहौर में है। नशेड़ी बहुत बड़ा था लेकिन ये। ठीक है, 14वां प्रश्न था कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेटा पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। और इसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है बेटा? तो इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। ठीक है, क्या होता है? नियासिन होता है। और अंतिम प्रश्न था कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं, जो कि किससे मस्तिष्क जो होता है वो किससे सुरक्षा प्रदान होती है? तो क्रेनियम के द्वारा सुरक्षा प्रदान होती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न मैंने आप लोगों से होमवर्क का पूछा था कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो किससे ली गई थी बेटा? अमेरिका के संविधान से ली गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ में आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्लास वगैरह कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई है तो भैया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ में आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि रोंटजन जो थे उन्होंने किसका आविष्कार किया था? रोंटजन ने किसका आविष्कार किया था? ये आप लोगों को होमवर्क में का प्रश्न है, वीडियो खत्म हो जाने के बाद में बताना है। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
मिलते हैं हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ जो है आज आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जय हिंद।